हमने देखा था अभी इससे पहले हम लोग पोएट्री के जो फॉर्म्स होते हैं उस पे हम लोग ने उस दिन देखा था, बीच में रह गया था, जिसमें हमने आपको सोनेट्स के बारे में और इलेजी, कपलेट, लिम्बरिक, हाइकू, ये सब कुछ पोम्स के फॉर्म है जिसको हमने आपको बताया था। और आपको इसकी जानकारी होनी भी चाहिए कि कितने टाइप्स की या व्हाट कैन बी द फॉर्म्स ऑफ अ पोएम। तो उसी हिसाब से जब हम खुद भी जब पोएम लिखना चाहते हैं तो उसी किसी न किसी एक फॉर्म पे रखकर हम एक पोएम लिखते हैं। लेकिन मॉडर्न टाइम में ऐसा कोई फॉर्म अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हर आदमी अपने अकॉर्डिंगली पोएम जो है वो कंपोज करता है। और जो पहले एक क्लोज्ड फॉर्म हुआ करता था पोएम का, अब जो है बिल्कुल एक फ्री स्टाइल में पोएम लिखी जाती है, जहाँ पर रिदम तो मेंटेन किया जाता है, राइम जो है मेंटेन नहीं किया जाता है। और इसकी वजह यही है कि अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि एक पूरी की पूरी करियर जो है पोएट्री लिखने में इन्वेस्ट करें। तो लोग बाकी काम के साथ साथ जो है पोएम पोएट्री लिखते हैं, इसलिए ज़्यादा, क्योंकि अगर राइमिंग मिलाना जो है थोड़ा टफ होता है और उस वो टाइम टाइम टेकिंग भी होता है कि हर दो लाइन की जो एंडिंग साउंड है वो सेम हो। रिदम तो मेंटेन कर लेते हैं लेकिन राइम जो है मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब जो पोएम आ रहा है ज़्यादातर वो फ्री वर्स में होता है। पहले क्लोज फॉर्म हुआ करता था, अब फ्री वर्स में आया है। दूसरी चीज जो हम अभी देखेंगे कि जो पोएम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर जिसपे हम एक पोएम को एनालिसिस करते हैं, उसको अभी हम देखेंगे। और उसमें जो हम देखेंगे उसमें स्ट्रेस और एक्सेंट के बारे में, फूट, मीटर, ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको समझना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्ट्रेस होता है, मैंने आपको पहले भी जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश में स्ट्रेस के बारे में बताया है। और मैंने आपको बताया था कि जो सिलेबस होता है हमारा, सिलेबल सिलेबल जो हमारा होता है पोएम का, अगर आप एक लाइन देखते हैं तो उसमें जो है ना कुछ सिलेबल्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हम आपको, तो मैं बात कर रहा था स्ट्रेस के बारे में। तो एवरी लाइन ऑफ ए पोएम कंटेन सम सिलेबल्स। और सिलेबल क्या है आपको पता है। तो जिस सिलेबल पे हम ज्यादा इम्फेसिस देते हैं या फोर्स देते हैं वो सिलेबस स्ट्रेस कहलाता है, और जिसपे हम कम फोर्स देते हैं या कम इम्फेसिस देते हैं वो अनस्ट्रेस कहलाता है। तो जो भी वर्ड होता है, जैसे आपको पहले बताया था कि वो इधर एक्सेंटेड होता है और नॉन एक्सेंटेड होता है, मतलब कि स्ट्रेस्ड होता है और नॉन नॉन स्ट्रेस्ड होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो शैल आई कंपेयर दी टू अ समर स्टे, यहाँ एक लाइन है जहाँ पे अगर हम देखें शैल आई, तो ये जो है ना, ये शैल एक सिलेबल है, आई एक सिलेबल है। फिर कंपेयर में देखिए कम अपेयर, ये यहाँ पर दो सिलेबल है। उससे दी, टू, ये सब सिंगल सिलेबल है। और ये सब जो है ये टू और जो है अनस्ट्रेस है। समर में दो है, स और म, समर्स, और डे में एक है। तो ये जो है अगर हम इसको देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि ये जो सिंगल लाइन है वो 10 सिलेबिक है। तो एक आपका ये हो गया, तो आप देख रहे होंगे। तो जो अगर बाइसिलेबिक वर्ड है तो उसमें एक स्ट्रेस्ड होगा और एक अनस्ट्रेस्ड होगा। उसी तरीके से अगर तीन सिलेबिक है, यानी कि टेट्रासिलेबिक है या 4 सिलेबिक वर्ड है, तो उसी हिसाब से जो है उसमें जो स्ट्रेस होता है वो वेरी करता रहता है। लेकिन इतना है कि जिसको हम स्ट्रेस देते हैं वो जो सिलेबस होता है वो प्रोमिनेंट होता है, वो फोर्सफुल हम थोड़ा अपने पिच को हाई करते हैं। तो और ये जो आप देख रहे हैं कि जो एक स्ट्रेस और एक अनस्ट्रेस वो मिलकर एक मीटर, एक फूट बनाता है वो। मतलब कि कोई भी पोएम है उसकी एक लाइन होती है, लाइन का अपना एक वेट होता है। जैसे कि आप रुबाई
के बारे में जानते होंगे, जो उर्दू बैकग्राउंड के हैं या हिंदी बैकग्राउंड के हैं, तो वो रुबाई के बारे में जानते हैं। उसका भी एक वेट होता है, उसी वेट पर रख के हम रुबाई को जज करते हैं। तो उसी तरीके से जो है पोएम में फूट पाया जाता है ना। तो एक फुट के अंदर में एक स्ट्रेस और एक अनस्ट्रेस सिलेबस होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कंपेयर, है ना, कंपेयर एक हमारा शैलाई ये जो है ना, ये आपका अनस्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेस हो गया। जैसे कि आपको हमने बताया था कि जितने भी फंक्शनल वर्ड है वो हमेशा अनस्ट्रेस होता है। फंक्शनल वर्ड मतलब कि ऑक्सिलरी हो गया, प्रोनाउन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ये सब अनस्ट्रेस होता है। आर्टिकल हो गया, अनस्ट्रेस होता है। लेकिन जब हम पोएम में आते हैं, पोएट्री के अंदर आते हैं, तो ये जो हमारा रूल होता है कभी कभी चेंज कर देते हैं। मतलब कि द पोएट हैज द अथॉरिटी टू चेंज द रूल्स ऑफ डिक्शन। तो पोएम जब हम लिखते हैं तो हमारा डिक्शन का जो रूल होता है वो भी चेंज होता है। यहाँ पे शैल आई जो है, शैल आई, यहाँ पे आई स्ट्रेस हो सकता है, हालांकि ये प्रोनाउन है। हम जो है ये यूजुअली ये अनस्ट्रेस है, लेकिन पोएम में क्या है, यहाँ पे ये स्ट्रेस हम दे रहे हैं, प्रोमिनेंसी हम दे रहे हैं। कंपेयर कर रहे हैं आई के बारे में, जो आई है यहाँ पर, जो पोएट है या जो भी लिख रहा है वो, तो शैल आई कंपेयर डी टू जो है यहाँ पर देखिए, टू जो हो गया आपका स्ट्रेस हो गया। हालांकि टू एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन जो होता है वो अनस्ट्रेस होता है। लेकिन पोएम में एक डिक्शन होता है, एक फ्रीडम होता है, एक अथॉरिटी होता है, जिससे कि आप ग्रामर के रूल को थोड़ा बदल सकते हैं। तो ये पोएम के पोएटिक डिक्शन जिसको हम बोलते हैं, पोएटिक के ऑटोनॉमी जिसको हम बोलते हैं, वो होता है। तो तो हम फूड की बात कर रहे थे। तो फूड मतलब ये हुआ कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल। तो फूड का मतलब ये हो गया कि एक स्ट्रेस और एक अनस्ट्रेस सिलेबस होगा। फूड भी जो है ना कई तरीके का होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी वर्ड में 2 सिलेबल है, ठीक है, तो उसको हम लोग इयाम बोलते हैं। आपने जब सोनेट के बारे में जब पढ़ा होगा तो आपने उसको इयाम्बिक मीटर के बारे में सुना होगा, इयाम्बिक। तो अगर एक फुट में 2 सिलेबल है और 1 इज स्ट्रेस है और अदर जो है अनस्ट्रेस है, तो उसको हम लोग इयाम बोलते हैं या इयाम्बिक बोलते हैं, एक स्ट्रेस और एक अनस्ट्रेस। उसके बाद हमारा एक होता है ट्रॉकी होता है। ट्रॉकी में क्या होता है, वो भी 2 सिलेबल होता है और उसमें पहला वाला स्ट्रेस होता है और दूसरा वाला अनस्ट्रेस होता है। ये जब हम पोएम डिसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जो है कि ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ट्रॉकी जो होता है वो एक पहला स्ट्रेस होता है और दूसरा अनस्ट्रेस होता है। उसी तरह का एक स्पॉन्डी होता है। स्पॉन्डी में भी 2 सिलेबल होता है और दोनों का दोनों स्ट्रेस होता है, दोनों का दोनों सिलेबल स्ट्रेस होता है। ज्यादातर पोएम में आप देखिएगा कि एक स्ट्रेस होता है, एक अनस्ट्रेस होता है। या तो पहला वाला स्ट्रेस होगा या दूसरा वाला स्ट्रेस होगा, या दूसरा वाला अनस्ट्रेस होगा, पहला वाला स्ट्रेस होगा। तो ये जो है आपका स्पॉन्डी में क्या होता है, दोनों ही सिलेबल जो है वो स्ट्रेस होते हैं। उसी तरह एक एनापेस्ट होता है। एनापेस्ट में क्या होता है कि उसमें भी जो है वो उसमें 3 सिलेबल होता है। तो इसमें से 2 जो होता है, जो पहला 2 होगा वो स्ट्रेस होगा, पहला 2, और जो आखिरी वाला होगा वो अनस्ट्रेस होगा। तो जो 3 सिलेबिक या 3 सिलेबिक वर्ड होगा उसमें पहला 2 स्ट्रेस होगा, पहला 2 सिलेबल स्ट्रेस होगा और आखिरी वाला जो होगा वो अनस्ट्रेस होगा। उसी तरह का एक डेक्टाइल होता है। डेक्टाइल में जो है ये भी 3 सिलेबिक होता है और इसमें जो पहला होता है वो स्ट्रेस होता है और बाद का जो 2 होता है वो अनस्ट्रेस होता है। मतलब कि अगर हम इसको देखें इस तरीके से कि जो हमारा फुट है वो 5 टाइप का होता है। एक यम्ब होता है जिसमें 2 सिलेबिक होता है, ट्रॉकी भी 2 सिलेबिक होता है और स्पॉन्डी भी 2 सिलेबिक होता है। यम्ब में क्या होता है कि पहला अनस्ट्रेस होता है और दूसरा स्ट्रेस होता है। पहला अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस। बिल्कुल उसका जो उल्टा होता है वो ट्रॉकी होता है, जिसमें पहला स्ट्रेस होता है और दूसरा अनस्ट्रेस होता है। उसी तरीके स्पॉन्डी दोनों का दोनों क्या होता है, स्ट्रेस होता है। उसके बाद एनापेस्ट और डॉक्टाइल, ये 3 सिलेबिक वर्ड होता है जिसमें
एनापेस्ट में फर्स्ट 2 सिलेबल वो स्ट्रेस होता है, लास्ट का सिंगल जो होता है वो अनस्ट्रेस होता है। लेकिन इसी का अपोजिट डक्टाइल में जो शुरू का एक होता है वो स्ट्रेस होता है, और बाकी जो बाद का जो 2 होता है वो अनस्ट्रेस होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम पोएम की जो इंटरनल स्ट्रक्चर इसको समझे। तो हमने देखा कि एक स्ट्रेस होता है जिसको हम एक्सेंट भी कहते हैं, उसके बाद हमने देखा फुट। तो अगर हम यहाँ पे आपको कोई भी ये देखिए टेम्परेट, टेम्परेट ये जो है ना 3 सिलेबिक है ना। तो अब ये पोएट के बूट से पता चलेगा कि ये अनापेस्ट है या डक्टाइल है। ये आप जब पोएम लिखते हैं और जब उसको जब उसको सिंग किया जाता है, गाया जाता है, तो लिखने में और गाने में काफी वेरिएशन मिलता है। तो वहां पे जो है आप देखे होंगे उतार चढ़ाव जो होता है वही आपका स्ट्रेस और अनस्ट्रेस है। तो ये हमने देखा कि फूट, इसी तरह से मीटर होता है। स्ट्रेस से हमें फूट का पता चलता है और फूट से हमें मीटर का पता चलता है। मतलब मीटर का मतलब ये हो गया कि एक सिंगल लाइन, इन अ सिंगल लाइन ऑफ अ पोएम हाउ मेनी ये फीट इज अवेलेबल। एक सिंगल लाइन में कितना फीट ये है पोएम। जैसे कि आप ये वाला पोएम देख रहे हैं ना, इसमें अगर हम काउंट करें तो कितना सिलेबल हमको मिलेगा। शैलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, 10 है यहाँ पे। 10 का मतलब हो गया कि इसमें जो हमारा फुट होगा वो, जैसे कि सैलाई एक ये हो गया हमारा सैलाई कंपेयर D2 हो गया, और एक हो गया समा, एक ये हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक लाइन है, एक सिंगल लाइन में नंबर ऑफ फीट जो है यहाँ पे 5 है। 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5। तो 5 यहाँ पे जो फीट नंबर ऑफ फुट है ये 5 है। तो एक सिंगल लाइन में हम देखा कि 5 फीट है। अब एक लाइन में ऐसा नहीं कि 5 है, कई भी हो सकते हैं। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ फीट इन अ सिंगल लाइन ऑफ पोएट्री, और देयर कैन बी मोर देन वन टाइप ऑफ फुट। जैसे कि अभी आपको बताया गया कि इयाम्ब, ट्रॉकी, स्पॉन्ड, ये सब जो है टाइप्स ऑफ फुट है। तो ये जो है ये पूरा जो है ये मीटर कहलाया। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ये एक पूरा का पूरा एक मीटर है हमारा। तो ये चूंकि यहाँ पर 5, ये जो है 5 मेट्रिकल कंपोजिशन है, इसलिए पोएम को हम लोग मेट्रिकल कंपोजिशन भी कहते हैं। जो सोनेट लिखा जाता है, सोनेट का जो अपना राइमिंग मेट्रिकल पैटर्न होता है वो हर एक लाइन 5 मीटर का होता है। तो जहां पे अब जैसे हमने फुट को देखा था तो कई तरह के होते हैं, उसी तरह से हमारा मीटर भी कई तरह का होता है। जैसे कि अगर एक ऐसा पोएम है जिसमें सिंगल एक ही फुट है, वहां पे 1 फुट का मतलब हो गया कि एक स्ट्रेस और एक अनस्ट्रेस सिलेबस है, तो उसको हम लोग मोनोमीटर कहेंगे। मोनोमीटर मतलब एक ही उसके अंदर फुट है। अगर 2 फीट है तो उसको डायमीटर कहेंगे। मतलब कि 2 फीट का मतलब हो गया कि अब वो डिपेंड करेगा कि अनस्ट्रेस और स्ट्रेस को लेते हुए, मतलब सिंपल यही है कि अगर 2 फीट है एक पोएम का जो लाइन है वो 2 फीट है तो वो डायमीटर। उसी तरह 3 के लिए ट्राईमीटर। उसी तरह से अगर 4 लाइन है, लाइन विथ 4 मीटर जो होता है वो टेट्रामीटर होता है। पेंटामीटर 5 फीट वाला होता है। हेक्सामीटर 6 फीट वाला होता है। उसी तरह से हेप्टामीटर, ऑक्टामीटर। तो इस तरह से लाइन के हिसाब से जो है ना वो वेरी करता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक अगर हम देखें तो एक अनस्ट्रेस है और एक स्ट्रेस है। तो एक अनस्ट्रेस और एक स्ट्रेस, हर पे देख लीजिए। शैलाई यहाँ पर देखिए, ये शैल जो है ये अनस्ट्रेस, ये स्ट्रेस, फिर ये अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, ये स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस और स्ट्रेस। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो हमने आपको फीड बताया था, जिसमें पहला सिलेबक अनस्ट्रेस होता है और दूसरा वाला स्ट्रेस होता है, उसको हम लोग इयाम बोलते हैं, यानी कि इयाम्बिक। इयाम्बिक और कितना मीटर है इसमें? 5 मीटर है।
मतलब कि पेंटामीटर। तो ये इयाम्बिक पेंटामीटर जो आपका जो सोनेट होता है, जो उसका जो उसका जो मैट्रिकल कंपोजिशन होता है वो इयाम्बिक पेंटामीटर होता है। पेंटा मतलब 5। तो अगर किसी लाइन में, पोएम के किसी लाइन में अगर 5 फीट है और each of those feet are iambs, मतलब one unstressed and the second stressed, the line of the poem is referred to as being an iambic pentameter. iambic pentameter। अब मान लीजिए कि पेंटामीटर हम है, लेकिन अब स्ट्रेस पैटर्न चेंज हो गया। स्ट्रेस पैटर्न चेंज हुआ कि स्ट्रेस पहले आया, अनस्ट्रेस बाद में आया। तो अब जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रॉकी। तो ये ट्रॉकी पेंटामीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सोनेट लिखा जाता है वो इयाम्बिक पेंटामीटर। आप कहीं भी सोनेट लिखिएगा वहां पे पहला जो सिलेबस होगा वो हमेशा अनस्ट्रेस होगा। तो इस हिसाब से हमने देखा कि पोएम में जो है, पोएम में एक लाइन में उसमें आपका फीट होता है, मीटर होता है, स्ट्रेस होता है, फुट होता है और मीटर होता है। इसलिए ये बहुत ही बैलेंस स्ट्रक्चर होता है। कोई भी पोएम जो होता है बहुत ही बैलेंस स्ट्रक्चर होता है। जब हम लिखने के लिए बैठते हैं तो इतना बात मेरे हमारे जहन में नहीं होता, लेकिन व्हेन वी हैव दिस इंटरनल स्ट्रक्चर वी कैन राइट अ बेटर पोएम। तो द मोर यू रीड अ पोएम द मोर यू विल बी एबल टू राइट कंपोज। उसी तरीके से हम अभी देखते हैं एक थोड़ा सा जो एक, क्योंकि हम पोएट्री जब पढ़ने जाएंगे तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी बताना जरूरी होता है, ताकि हमारे स्टूडेंट जान पाए कि पोएम एक्चुअली कहते हैं किसको, कैसे ये प्रोज से अलग है। तो अभी हमने आपको दो तरीके से बताया, एक तो फॉर्म्स बताया है, इंटरनल स्ट्रक्चर बताया। अब इसकी लैंग्वेज पे आते हैं। तो इसका जो लैंग्वेज होता है वो बिल्कुल प्रोज से अलग होता है। और एज ए टीचर यू हैव टू डिसेक्ट ऑन एवरी वर्ड अ पोएम हैज। तो जो भी पोएम में आपको वर्ड मिलता है यू नीड टू एनालाइज एज पर द वर्ड्स लैंग्वेज इट हैज। तो सिंपली ऐसे बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे, लेकिन एक सिंपल थोड़ा सा ऐसे गो थ्रू करके जो इंट्रोडक्शन है वो हम आपको, जिसको हम लोग स्पीच, फिगरेटिव स्पीच बोलते हैं, फिगरेटिव स्पीच। तो इसमें क्या होता है कि आपने नाम सुना होगा, सिमली का नाम सुना होगा, या मेटाफर का नाम सुना होगा, पर्सोनिफिकेशन का नाम सुना होगा, हाइपरबोल नाम सुना होगा, अंडरस्टेटमेंट, एलिट्रेशन और इस तरह के और भी बहुत सारे जो डिक्शन है, पोएट्री जब लिखते हैं या पढ़ते हैं तो हम वहां पर देखते हैं। और कुछ ऐसे आर्किक वर्ड होता है जो कि अब नहीं इस्तेमाल में आ रहा। जैसे यही पोएम आप देख रहे होंगे, इसमें देखिए कंपेयर दी, ये दी क्या है ना। उसी तरह से आप देखिए आगे भी इसमें आर्ट, ये आर्ट क्या है। आर्ट मतलब आर्ट एंड साइंस वाला ये आर्ट नहीं है। उसी तरह से इसमें हो सकता है कि और भी होगा। देखिए क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर कुछ आर्किक वर्ड पुराने जो अब फैशन में नहीं है। अब भी देखिए इसमें अगर दिख रहा है तो बताइए। ये दाऊ, दाऊ आया, दी आया, आट आया। एक तो ये है जो आर्किक वर्ड होता है जो कि पहले वक्त में चला करता था, अब नहीं चलता है। तो पोएम में कुछ, पोएट्री के अंदर में ऐसे वर्ड भी पाए जाते हैं। तो हमें बच्चों को ये भी बताना होता है कि व्हाट डू दीज वर्ड्स मीन। उसी तरह से देखिए पोएम में कुछ कंट्रास्टिंग, मतलब कि कुछ बड़ी ही कहिए कि एक तरह से कंप्रेस्ड फॉर्म होता है किसी किसी वर्ड का। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं हम, आपको दिख रहा है ये? यस सर। ओके, देखिए डीम्ड, डीम्ड जब देख रहे हैं ना, वो आप एक अपॉस्ट्रोफी आया है फिर डी आया है, ई यहां से गायब हो गया, ई को यहां से हटा दिया गया है, तो ये डीम्ड। उसी तरीके से देखिए अनट्रीम्ड, यहां से भी ई हटा दिया गया है। उसके बाद जो देखिए ओ, ओ का देखिए वहां से ये ई हटा के ये ओस्ट होना चाहिए ना, और ये फॉर्म भी अलग है वो। इस तरीके से देखिए इसमें ग्रो, ग्रो, ग्रोस्ट, देखिए ग्रोस्ट। तो इस तरह के कुछ कंप्रेस्ड फॉर्म भी हम पोएम में इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो एक लैंग्वेज है, दूसरा उसका
कंप्रेस फॉर्म भी हम इस्तेमाल करते हैं पोएट्री में। उसके अलावा जो फिगर ऑफ स्पीचेस है वो भी हमारे पास है। जब हम पोएम लिखते हैं तो बहुत सारी चीजों को देखते हैं। उस तरह से एक पोएटिक डिक्शन भी है कि आप बिल्कुल ग्रामर से अलग हटके जा सकते हैं। अगर आप एक पोएम को देखें यहाँ पे तो बिल्कुल ये थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि क्या इसके अंदर ग्रामर है। तो देखिए ये तो हमको समझ में आ रहा है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर स्ट्रीम, ये तो हमें समझ आ रहा है। अब देखिए thou art more lovely and more temperate, ये भी समझ में आ रहा है। rough winds do shake the darling birds of May, ये देखिए do shake, ये क्या है do, ये emphasis दे रहा है। अब यहाँ अच्छा एक ये भी दे हैट, एक ये हैट एंशिएंट वर्ड है, ये आर्काइक है। हैट अब तो चलता नहीं, हैज या हैव होता है। तो एंड समर्स लीज हैड ऑल टू शॉर्ट अ डेट। अब यहाँ पर देखिए समटाइम्स टू हॉट द डेज, टू हॉट द आईज ऑफ हेवन शाइन्स। अब देखिए यहाँ पर समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स। तो ये जो ग्रामर होता, अगर जो प्रोज में क्या लिखते हैं, द आई ऑफ हेवन शाइन्स टू हॉट, या द आई ऑफ हेवन समटाइम्स शाइन्स टू हॉट। लेकिन अब यहां पे क्या कर दिया इसने, समटाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स एंड ऑफन इज हिज गोल्ड कंप्लेक्शन टीम्ड। तो यहां पे देखिए हिज गोल्ड often is deemed, his gold complexion is often deemed। यहां पे स्ट्रक्चर को जो है ना उलट दिया गया है, रिवर्स किया गया है। and every fair from fair sometimes decline। देखिए यहाँ पर कुछ ग्रामेटिकल एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, we do not found here। तो पोएम में जो क्या है, एक डिक्शन भी होता है जिसमें पोएम को ये फ्रीडम होता है कि वो मतलब अनग्रामेटिकल नहीं होता है। वो ऐसा नहीं कि वो अनग्रामेटिकल होता है, लेकिन पोएट के पास इतना ऑटोनॉमी होता है कि वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को रिवर्स करके, उल्टा करके वो एक मीनिंग दे सके। तो यहाँ पे जो है आर्काइक वर्ड भी है, जैसे कि दी हो गया, आर्ट हो गया, हैथ हो गया, उसी तरह अभी मैं देखा दाई हो गया, है ना, दाऊ हो गया। ये सब जो है आर्काइक वर्ड है, पुराने वर्ड है। अब ये इस्तेमाल में नहीं होता, लेकिन पहले होता था। तो अभी भी जो पोएम लिखी जाती है इस तरह के वर्ड का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो हम जो है अब थोड़ा देखते हैं कि जो फिगर ऑफ स्पीचेस है उसकी हम बात करते हैं। देखिए उसमें क्या, एक तो आपका सिमिली है। सिमिली में क्या है कि अभी आपको हम कुछ सिमिली जो होता है, सिमिली वो दो हम कहें कि दो को कंपेयर करते हैं। इन सिमिली वी कंपेयर टू थिंग्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स लाइक और एज और लाइक की हेल्प से हम दो अलग अलग चीज को कंपेयर करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि someone is as black as coal, as black as coal। तो यहाँ पे हमने as का इस्तेमाल दो चीज को हमने कंपेयर किया। कि किससे किया, कि as black as coal। इसी तरह से your eyes is like diamond, तो हमने eyes को कंपेयर किया डायमंड से, है ना। तो इस तरह से हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, as से और द से। तो इस वाले पोएम में मेरे ख्याल से शायद इस तरह का जो है देखते हैं है कि नहीं है। इसमें आप इतना समझ लीजिए कि सिमिली में हम किसी भी दो को कंपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एज और लाइक। उसी तरीके से हमारा एक मेटाफर होता है। मेटाफर जो है, हम मेटाफर को जो है बेहतर कि हम आपको एक एग्जांपल दिखा दे ताकि आप जो है इसको अच्छे से कर सकें। एक एग्जांपल जो है हम आपको सिमिली का दिखा रहे हैं, इसको आप देखिए। माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन। तो यहाँ पे जो है आईज को कंपेयर किया गया है सन से। उसी तरीके से मेटाफर में हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। डायरेक्ट, जैसे आप इसको देखिए, होप इज द थिंग विथ फेदर्स।
अब यहाँ पे जो होप को फेदर, ऐसे कोई चीज जिसके फेदर से बर्ड है, तो होप को बर्ड से कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पर एज और लाइक की तरह हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, ये तो आपका सिमिली हो गया, सिमिली ये वाला, क्योंकि हम यहाँ पे लाइक से हम कंपेयर कर रहे हैं, लाइक दे रहे हैं, लेकिन वही यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो है आपका वो सिमिली है, ये आपका जो है मेटाफर है ये आपका। उसी तरीके से एक पर्सोनिफिकेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक नॉन ह्यूमन को हम ह्यूमन जैसा फीलिंग देते हैं। पर्सोनिफिकेशन में मतलब एक नॉन ह्यूमन है, पत्थर है, दरिया है, ट्री है, रिवर है, माउंटेन है, इन सबको हम एक ह्यूमन फीलिंग की तरह प्रेजेंट करते हैं। जैसे आप देखिए इसको, आप जो है इसको देखिएगा तो आपको थोड़ा सा आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, आ रही है। ओके, बस इसमें जो है आपको दिखाता हूँ, 2 एग्जांपल लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए पर्सोनिफिकेशन। ये देखिए आप, ये हमने 2 एग्जांपल लिया पर्सोनिफिकेशन का। तो पर्सोनिफिकेशन में हमने बताया कि हम एक नॉन ह्यूमन को ह्यूमन फीलिंग देते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, व्हेन द विंड वॉक्स अगेंस्ट अस इन द डार्कनेस, द विंड वॉक्स, तो काम करने की जो क्वालिटीज है या फीचर है वो इंसानों की है, विंड की नहीं। लेकिन हम विंड को क्या कर रहे हैं, काम करते हुए दिखा रहे हैं। द विंड वॉक्स अगेंस्ट अस, तो ये यहाँ पे जो विंड को हम एक जो ह्यूमन फीचर होता है वो हम दे रहे हैं, इसलिए यहाँ जो लाइन है ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल है। उसी तरह से देखिए, लिटिल सॉरोज सिट एंड वीप। लिटिल सॉरो, यहाँ पर सॉरो जैसे हम इंसान की तरह दिखा रहे हैं जो बैठता है और रोता है। तो सॉरो इज नॉट अ ह्यूमन थिंग, इट्स नॉन ह्यूमन थिंग, इट जस्ट अ इमोशन। इट इज एन इमोशन बट इट डजंट हैव इमोशन। तो यहाँ पे क्या हम दिखा रहे हैं, इमोशन को हम लोग ऐसा देखा जैसे कि बैठ रहा है, जैसे उसके पास पैर है, हाथ है, आंख है, जिससे वो रो रहा है। तो ये जो है ना पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल है। अब देखिए ये दूसरा वाला देखिए, देयर नो वन टू टॉक विथ, आई टॉक विथ माय शूज, ही डज हैव अ टंग एंड एन इनर सोल टू। अब यहाँ पे देखिए, जो आई टॉक विथ शूज, अभी जूते से बात, शूज से बात करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। इट डज हैव अ टंग, है ना, उसके पास क्या है, टंग है, क्योंकि जब हम बात करेंगे तो ही विल रिप्लाई, एंड एन इनर सोल, उनके उसके एक स्पिरिट भी है, रो भी है। तो यहाँ पर भी जो है हम देख रहे हैं कि शूज को ना पर्सोनिफाइड किया जा रहा है, कि उसको ह्यूमन फीलिंग दिया जा रहा है। उसी तरह से हाइपोबोल होता है, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा हम बोलते हैं, है ना, जैसे कि his brain becomes a soft as cheese। ब्रेन को हम चीज से यहाँ पर दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए एक तरह से सिमिली का एग्जांपल है, लेकिन कुछ ज्यादा ही हम ब्रेन को किससे दिखा रहे हैं, चीज से कर रहे हैं। उसी तरह से his power of thinking rust and freeze। तो यहाँ ये जो एग्जांपल है ये हाइपोबोल है। अब दूसरा एग्जांपल है, 100 years should go to praise, 100 years should go to praise thine eyes and on thy forehead gaze। अब किसी के आंख और किसी की नजर को अप्रिशिएट करने में कितना कह रहा है कि 100 ईयर्स, 100 साल लग सकते हैं, लग जाएगा अगर हम तारीफ करना चाहे तो ये क्या है, हाइपोबोल है कि हम 1000 साल या 100,000 साल तो हम किसी की तारीफ नहीं कर सकते, लेकिन पोएम में ऐसी लिखी जाती है जिसको हम लोग हाइपोबोल कहते हैं। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट है उसे हमें पहचानने की जरूरत होती है। उसी तरीके से एलिट्रेशन होता है। एलिट्रेशन जो होता है वो, इसको थोड़ा सा जो है देख के ही समझना पड़ेगा, एलिट्रेशन को ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम लिख देते हैं। एलिट्रेशन में क्या होता है कि जो फर्स्ट
साउंड होता है ना, जो बिगिनिंग साउंड होता है वो रिपीट होता है बार बार। फर्स्ट, ये जो एग्जांपल है इसमें देखिए, once upon a midnight, once upon a midnight weary while I pondered weak and weary। देखिए weak and weary जो है ये W से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि वर्स, यहाँ पे रिपीटेशन है, इसी को हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। इस तरह से द फेयर ब्रीज ब्लो द वाइट फॉर्म फ्लू, ये जो ब्रीज ब्लो फॉर्म फ्लू, ये जो है ना ये रिपीट हो रहा है। फॉर कॉन्सोनेंट जो होता है वो रिपीट, कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है वो रिपीट करता है। इसी तरह से वॉवेल साउंड भी रिपीट करता है। तो आप जरा उसको सर्च कीजिएगा। एक और इसके अंदर इमेजरी भी पाया जाता है। कोई भी पोएम जब लिखी जाती है तो उसमें कुछ इमेज होता है, कुछ सिंबल होता है जो कि वो प्रेजेंट करना चाहता है। यहां जो है आप देखिए, ये शैल आई कंपेयर दी टू समर्स डे। अब यहाँ पे जो है ये जो जो पोएम अपने जिसके बारे में लिख रहा है उसको समर्स डे से कंपेयर करना चाह रहा है। समर्स डे कैसा होता है? लंबा होता है और काफी गर्म होता है। उसी तरह से दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, वहीं पे ये निगेट कर रहा है कि नहीं वैसा नहीं है, तुम क्या हो? लवली एंड टेम्परेट। तो यहाँ जो इमेज यहाँ पे आ रहा है वो समर्स डे, मतलब काफी लंबा, लॉन्गर डेज और काफी हॉट जो एक वेदर होता है उसका यहाँ पे इमेज आ रहा है। और भी अगर आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे देखिए, इट इज एवर फिक्स मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शाकन। यहाँ टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट जो है एक तूफान से जो है, इसमें और भी इस तरह के बहुत सारे सिकल्स कंपस, ये जो है ये इमेज है। तो पोएम में जो है इमेजरी भी होता है, वो भी हमें पहचानने की जरूरत है। जब भी हम पोएम पढ़ाने के लिए अगर हम बैठते हैं तो वहां पे इसका जो फॉर्म्स होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो लैंग्वेज उसमें यूज किया जाता है, जो सिंबॉलिक जो इमेजरी वहां पे इस्तेमाल किया जाता है, उन सब पे हम फोकस करते हैं और तब हम पोएम को टीच करते हैं। पोएम टीच करने का मतलब नहीं है कि हम सिर्फ पैराफ्रेज कर देंगे, हम सिर्फ ट्रांसलेट कर देंगे। मतलब कि वी हैव टू डिस्क्राइब ईच एंड एवरी एलिमेंट अ पोएम हैज। तो इस पे भी आपको देखना पड़ेगा कि जो आपके ऑडियंस है, प्राइमरी क्लास को हम पढ़ा रहे हैं या फिर सीनियर सेकेंडरी को पढ़ा रहे हैं या कॉलेज लेवल के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, उसी हिसाब से जो है पोएम की जो टीचिंग स्टाइल होता है वो चेंज होता रहता है।